नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो चौथा या पांचवा पार्ट है शायद मेरे हिसाब से, और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत दमदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर साइंस की क्लास चलती ही है, 10th क्लास की, इसके साथ साथ मैथ की क्लास भी चलती है और बहुत जल्द इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत इनकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप नो डाउट अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है, पूरा बेसिक से पूरा अच्छे तरीके से मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से विश्वास करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा ही इस चैनल के ऊपर आए जो पढ़ने की ललक रखता है और जिनमें पढ़ने का जज्बा है ना, अन्यथा यहाँ टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले पार्ट में क्या पढ़ रहे थे, कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको 12 तक पढ़ा दी थी, यानी 12 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज इससे आगे चर्चा करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको PDF वगैरह भी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको हमारा चैनल मिले, उसको ज्वाइन कर लो और आपको PDF वगैरह भी वहाँ पर दे दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना है। आसपास की जो बाहर की जो आवाज़ें आ रही हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं गांव में हूं तो गांव से तो ऐसा ही मतलब होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह में पक्षी भी मतलब चहचहाते रहते हैं, कुत्ता वगैरह भी भौंकता रहता है, तो उसके ऊपर दिमाग मत लगाना, उसके ऊपर ध्यान मत देना कि पता नहीं सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं एक रूम में हूँ, लेकिन आसपास में क्या है कि घर हैं, तो पता ही आपको पेड़ पौधे, उनके ऊपर पक्षी तो रहेंगे, उनको मैं नहीं भगा सकता, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है इस चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो आज हम चर्चा करते हैं, उससे आगे जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे चर्चा करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे कुछ परिभाषाओं के बारे में। 12 परिभाषाएं मैंने बता दी थी, आज हम 12 से आगे चर्चा करने वाले हैं। आज हम 13 नंबर परिभाषा की चर्चा करेंगे। और आज की जो परिभाषा है, देखिए पिछली परिभाषा मैंने आपको किसकी करवाई थी? पिछली परिभाषा मैंने आपको करवाई थी बहुसंकर संकरण की, करवाई थी ना। अब हम चर्चा करते हैं 13 नंबर परीक्षण संकरण। 13 नंबर है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, ये परीक्षण संकरण क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण है क्या, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो समझना, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जीन से करवाया जाए या फिर अप्रभावी लक्षण प्रारूप से करवाया जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण प्रारूप संकरण कहेंगे। समझना, यदि F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण के जनक से करवाया जाए, जनक से करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यदि F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो किससे करवाया जाए? अप्रभावी लक्षण से करवाया जाए। किससे करवाया जाए? अप्रभावी लक्षण से करवाया जाए और अप्रभावी लक्षण के जनक से करवाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, उस डायग्राम से आपको समझना है। देखिए, एक ये पौधा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शुद्ध लंबा। क्या बोलते हैं? शुद्ध लंबा बोलते हैं। ठीक है, ये शुद्ध लंबा है। एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, इसे हम बोलते हैं अशुद्ध लंबा। क्या बोलते हैं? अशुद्ध लंबा, या फिर बोना बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बोना बोलते हैं इसे हम बोना बोलते हैं। जब इनका आपस में संकरण करवाया जाता है, आपस में इनको जोड़ा जाता है, तो इस टी की क्रिया इस टी के साथ होगी, तो ये बड़ा टी और एक छोटा टी हो गया। फिर इस टी की क्रिया इस टी से भी तो करवानी है, बिल्कुल करवानी है, ये करवा दिया। फिर इस टी की क्रिया भी इन दोनों से करवानी है, टी और टी हो गया। और फिर इसकी क्रिया इससे भी तो करवानी है, बिल्कुल करवानी है, करवा दिया। अब देखो, ये हमें 4 पुत्र प्राप्त हुए, यानी 4 प्रकार की संतान प्राप्त हुई हैं।
तो ये तो थे जनक। जनक का मतलब जिसको संकरण करवाने पर, जिसका संकरण करवाने पर जो हमें प्राप्त होता है ना, उसको, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। तो ये क्या है? जनक है। ये क्या है? जनक। तो ये भी क्या है? जनक है। लेकिन ये कौन सी पीढ़ी हो गई? ये F1 पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी हो गई? प्रथम पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? दो पौधों का आपस में संकरण करवाएंगे, आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो जो हमें पहली पुत्र, ये जो संतान प्राप्त होगी ना, उसे हम क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो ये सभी के सभी पौधे क्या हैं? F1 पीढ़ी के हैं। लेकिन ये हैं कैसे? ये हैं संकर लंबा। ये क्या है? संकर लंबा है। ये भी क्या है? संकर लंबा। और ये भी क्या है? संकर लंबा है। और ये भी क्या है? संकर लंबा है। तो अब बात ये आती है कि ये संकर लंबा है, ठीक है, ये संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा है, लेकिन इसमें प्रभाव किसने दिखाया है? देखो, लंबे ने प्रभाव दिखाया, क्योंकि इसके ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो प्रभाव किसने दिखाया? प्रभाव इस टी ने दिखाया। कौन सी टी ने? बड़े टी ने। तो अप्रभावी कौन सा हो गया? अप्रभावी छोटा टी हो गया। कौन सा हो गया? अप्रभावी। ये छोटा टी जो है ना, स्मॉल लेटर का टी, ये क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। यहां तक समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? परीक्षण संकरण के बारे में। अब हमें परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ना है। हमने जनक ले लिए दो, हमने F1 पीढ़ी भी प्राप्त कर ली। अब हमें परीक्षण संकरण को समझना है। क्या दे रखा है कि F1 पीढ़ी का संकरण। किसका संकरण भाई? F1 पीढ़ी का। तो F1 पीढ़ी तो हमारी ये है, तो इसमें से कौन सा भी एक पौधा ले लो आप। मान लो मैंने ये ले लिया, तो कौन सा ले लो? बात तो एक ही है। मैंने ये पौधा ले लिया, टी और टी, ये ले लिया बिल्कुल, क्योंकि सभी में एक जैसे हैं। फिर मेरे को करवाना क्या है? F1 पीढ़ी का संकरण मेरे को करवाना है अप्रभावी लक्षण के जनक से। तो अप्रभावी लक्षण कौन सा था? अप्रभावी लक्षण तो ये था, टी तो था, छोटा टी था, अप्रभावी। तो उसके मेरे को जनक से करवाना है। अब अप्रभावी लक्षण का जनक कौन सा है? भाई अप्रभावी लक्षण तो छोटा टी है, लेकिन इसका जनक कौन है? इसका जनक तो ये है। भाई इन दोनों ने तो जन्म दिया इनको। तो अप्रभावी लक्षण का जो जनक है वो ये है। तो इसकी क्रिया मैं किसके साथ करवा दूंगा? इसके साथ करवा दूंगा। तो इस संकरण को हम क्या कहेंगे? इस संकरण को हम कहेंगे परीक्षण संकरण। ये संकरण कौन सा है? इनको आपस में क्या करवा दूं? आपस में इनको मैं करवा दूं, क्रॉस करवा दूं, संकरण करवा दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परीक्षण संकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परीक्षण संकरण बोलेंगे। तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परीक्षण संकरण क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि F1 पीढ़ी मैंने कैसे प्राप्त की। मैंने दो पौधों को लिया, दोनों पौधों को आपस में संकरण करवा दिया, तो मेरे को ये पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई। फिर परीक्षण संकरण में परिभाषा दे रखी थी कि यदि F1 पीढ़ी का संकरण मैं किससे करवा दूं? अप्रभावी लक्षण के जनक से करवा दूं। तो F1 पीढ़ी तो हमारी ये थी, ये मैंने ले लिया। फिर मेरे को लेना था अप्रभावी लक्षण का जनक, और अप्रभावी लक्षण हमारा छोटा टी था, उसका जनक कौन है? ये है जनक। एक ये जनक है, एक ये जनक है, क्योंकि इन्होंने तो जन्म दिया था। तो ये जनक था अप्रभावी का, तो मैंने इसकी क्रिया करवा दी। इसका दोनों का आपस में संकरण करवाएंगे। उस संकरण को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण बोलते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 4 नंबर। यहां तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं 14 नंबर, जो परिभाषा है उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भी मैं आपको परिभाषाएं लिखवा रहा हूं वो आपको आपकी बुक में भी दे रखी है अच्छे से। बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि लिखने से याद हो जाता है बहुत सारा मैटर। अगर आप मेरे साथ साथ लिखोगे, मेरे साथ साथ बोल बोल के देखोगे ना, तो आपका बहुत सारा मैटर आपको याद हो जाएगा। बार बार आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। इसलिए अच्छे से आप पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट वगैरह कर दिया करो, आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर बात करते हैं। 14 नंबर कौन सा संकरण है उसकी चर्चा करते हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण 14 नंबर। संकर पूर्वज या फिर संकर पूर्वज या फिर पसच संकरण या फिर पसच संकरण। पसच संकरण, संकर पूर्वज या फिर पसच संकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ये कौन सा संकरण है? जैसे हमने एक संकर संकरण पढ़ लिया, द्विसंकर पढ़ लिया, त्रिसंकर पढ़ लिया, बहुसंकर पढ़ लिया, परीक्षण संकरण पढ़ लिया, और अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है संकर पूर्वज या फिर पसच संकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझना है संकर पूर्वज या फिर पसच संकरण के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि परिभाषा सेम है, सेम सी परिभाषा थोड़ा सा लिख लो। यदि F1 पीढ़ी का संकरण, यदि F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से, दोनों
जनकों में से किसी एक के साथ करवा दिया जाए तो उसे संकर पूर्वज या पसच संकरण कहा जाता है, या फिर पसच संकरण कहा जाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने क्या बताया कि F1 पीढ़ी का संकरण, अब मेरे को F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो मैं वही काम करूंगा, TT और TT ले लूंगा, इनका आपस में क्रिया करूंगा तो मेरे को प्रथम पीढ़ी कौन सी प्राप्त होगी? ये पीढ़ी प्राप्त होगी। और कितने पौधे प्राप्त होंगे मेरे को? इस प्रकार से 4 पौधे प्राप्त होंगे। अभी मैंने करवाया था ना आपको भी, एक पौधा ये लिया था मैंने, एक पौधा ये लिया था, इनका आपस में मैंने संकरण करवा दिया। तो संकरण करवाने पर मेरे को पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी उसमें यही पौधे प्राप्त हुए थे। कितने पौधे प्राप्त हुए थे? 4 प्रकार के। अब मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर प्रथम पीढ़ी दे रखा था, तो मैंने प्रथम पीढ़ी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है कि प्रथम पीढ़ी का संकरण। अब प्रथम पीढ़ी का संकरण करवाना है, किसके साथ करवाना है? दोनों जनकों में से किसी एक के साथ। अब जनक कौन से हैं? एक जनक ये है, एक जनक ये है, 2 जनक हैं, क्योंकि दोनों ने ही इनको जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों जनक हैं। तो ये दोनों जनक हैं, इसमें से किसी एक के साथ करवाना आपको, किसी एक के साथ करवा दो। इसका मतलब इस प्रथम पीढ़ी का संकरण हम किसके साथ करवा दें? इस बड़े वाले टी के साथ भी करवा सकते हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम संकर पूर्व संकरण कहेंगे। अगर इस टी और टी का संकरण मैं इसके साथ करवा दूं, मैं इसके साथ करवा दूं, तो भी इसे क्या कहते हैं? संकर पूर्व संकरण कहते हैं। तो इसको देख करके आपको कुछ याद आया होगा। ये बात तो हमने किस में पढ़ी थी? परीक्षण संकरण में भी पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी? परीक्षण संकरण में पढ़ी थी ना, परीक्षण संकरण में। तो इसका मतलब संकर पूर्व संकरण का ही प्रकार कौन होता है? संकर पूर्व संकरण का ही प्रकार होता है परीक्षण संकरण। कौन होता है? परीक्षण संकरण। यानी संकर पूर्व संकरण का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है परीक्षण संकरण, जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और पढ़ेंगे डिटेल से, बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि F1 पीढ़ी का संकरण हम किसके साथ करवा दें? दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवा दें। तो हमारे पास 2 जनक थे, तो ये जनक था, एक ये जनक था, दोनों जनकों में से हमने किसी एक के साथ करवा दिया, किसी एक के साथ, तो हमें क्या प्राप्त? हमें दोनों जनकों इसकी क्रिया भी करवा सकते हैं, इसके साथ इसकी क्रिया भी इसके साथ करवा सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही क्या है? संकर पूर्व संकरण या फिर पसत संकरण है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसका भी आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं 15 नंबर परिभाषा की। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 15 नंबर, व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं व्युत्क्रम संकरण के बारे में, या फिर उल्टे संकरण के बारे में। इसका मतलब क्या है वो देखिए। मैंने आपको बहुत सारे संकरण की परिभाषा बता दी, सभी को याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं व्युत्क्रम संकरण की। व्युत्क्रम संकरण की चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना है व्युत्क्रम संकरण के बारे में। व्युत्क्रम संकरण है क्या? ठीक है, व्युत्क्रम संकरण है क्या, इसके बारे में समझना है। मान लो हमारे पास 2 पौधे हैं, एक पौधा A है, एक पौधा B है। मैं लिख देता हूं परिभाषा, फिर आपको समझ में आएगा। यदि पादप A, यदि पहले संकरण में परिभाषा समझ लेना अच्छे से। यदि पहले संकरण में पादप A जो किस प्रकार का है? बड़े टी वाला है। ये जो पौधा A है ये किस प्रकार का है? बड़े टी वाला है। तो पादप A को नर तथा पादप B यानी दोनों छोटे टी हैं, स्मॉल लेटर के टी हैं, पादप B को मादा के रूप में तथा दूसरे संकरण में पादप A को मादा तथा पादप B को नर के रूप में
नर के रूप में काम लिया जाए, काम लिया जाए तो उसे, काम लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब इस बात को समझना, इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। हमारे पास दो पौधे हैं, ये पहला पौधा है, ये पादप ए है, ठीक है, ये पादप ए है, लेकिन इसका जीन किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, ठीक है। और एक है हमारा पौधा बी, एक पौधा क्या है, बी है, ये इस प्रकार का, यानी डबल टी छोटे वाला है। अब हमें क्या दे रखा है कि यदि पहले संकरण में, यानी दो संकरण करवाने हैं, एक तो पहली बार एक दूसरी बार, पहली बार इसको हम किसके रूप में काम में लें, नर के रूप में काम में लें, और इसको हम किसके रूप में काम में लें, मादा के रूप में, यानी इसको हम मेल यानी पुरुष के रूप में काम में लें और इसको हम स्त्री के रूप में काम में लें। ये तो पहले संकरण की बात है। फिर हम क्या करवाते हैं, इसका दूसरा संकरण करवाते हैं। तो पादप ए को, पादप वही है सेम, पादप ए जो था ना वही है सेम, ठीक है, और पादप बी भी वही है सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सेम है। लेकिन इसको हम किसके रूप में काम में ले लें, मादा के रूप में, और इसको हम किसके रूप में काम में ले लें, नर के रूप में काम में ले लें, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, नर था पौधा ए, और यहाँ पर क्या हो गया, मादा, और यहाँ पर पौधा बी मादा था, और दूसरे संकरण में क्या हो गया, नर हो गया, यानी आपस में इनका लिंग चेंज हो गया। इसका मतलब कौन सा संकरण हो गया, वो व्युत्क्रम संकरण। कौन सा संकरण हो गया, व्युत्क्रम संकरण। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पहले संकरण में पौधा ए या फिर पादप ए नर के रूप में काम आए और पादप बी है वो मादा के रूप में काम आए, लेकिन दूसरे संकरण में पौधा ए तो मादा बन जाए और पौधा बी क्या बन जाए, नर बन जाए, या फिर नर के रूप में काम में लें, तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संकरण, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते हैं। 16 नंबर परिभाषा की चर्चा करते हैं। यहां से आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, बहुत अच्छा। अब हम बढ़ते हैं 16 नंबर परिभाषा की ओर। अच्छे से आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है और एक एक बातें आपको समझनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है, एक एक बातों को आपको समझना है अच्छे से। जो भी मैं आपको बताऊं उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, उनको लिख लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 15 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे 16 नंबर परिभाषा से। 16 नंबर परिभाषा है जनक पीढ़ी। संकरण की जितनी भी बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम चर्चा करते हैं जनक पीढ़ी की। जनक पीढ़ी क्या होती है, जनक पीढ़ी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जनक पीढ़ी क्या होगी, जो जन्म देगी, जो जन्म देगी। समझना, संतति प्राप्त करने के लिए मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं। संतति प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए, जिस संतति प्राप्त करने के लिए जिस पौधों का संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, उस पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। अब इस बात को समझना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी को पता है। क्या बताया मैंने कि संतति प्राप्त करने के लिए, संतति का मतलब संतान प्राप्त करने के लिए जिस पौधों का आपस में संकरण करवाया जाता है। मान लो मेरे को संतान पैदा करनी है पौधों की, ठीक है, मेरे पास 2 पौधे हैं, ठीक है, मेरे पास कई पौधे, मान लो ये पौधा भी है, ये पौधा भी है, ये पौधा भी है, बहुत सारे पौधे हैं। मेरे को इनसे संतान पैदा करनी है, इन पौधों से संतान पैदा करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से 2 पौधों को लूंगा। मान लो इसको और इसको ले लिया और इन दोनों का आपस में मैंने संकरण करवा दिया, और संकरण करवा के मैंने यहाँ पर क्या प्राप्त कर ली, इनकी संतान प्राप्त कर ली। इनकी क्या प्राप्त कर ली, संतान। तो इनकी जो संतान प्राप्त की है, तो इनकी संतान किससे प्राप्त की है, इन दोनों पौधों से प्राप्त की है। इसका मतलब इन दोनों पौधों की पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे, क्योंकि जन्म किससे हुआ है, इन दोनों पौधों से हुआ है। तो इसी पीढ़ी को ही हम क्या कहेंगे, इस पीढ़ी को ही हम जनक पीढ़ी कहेंगे। और इस पीढ़ी को हम क्या बोल देंगे, संतति पीढ़ी, क्योंकि ये संतान है, इसको बोल देंगे संतति पीढ़ी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आप सभी को पता भी था, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं 17 नंबर परिभाषा की। 16 नंबर परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। 17 नंबर पीढ़ी की चर्चा करते हैं। 17 नंबर परिभाषा है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, तो समझना F1 पीढ़ी क्या होती है, यानी जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के
संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे। जनकों का अगर हम क्या करवा दें, संकरण करवा दें, तो उससे हमें जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे। जैसे मान लो ये दो पौधे थे और इनका आपस में संकरण करवाया, इनसे ये संतान पैदा होगी, तो ये पहली पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी, क्योंकि ये जनक थे और जनकों की हमने क्या करवा दी, आपस में संकरण करवा दिया। तो जनकों का संकरण करवाने से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी जो पहले संतान प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी के संतान कहते हैं। इसमें कितनी संतान पैदा हो चाहे, इसमें मतलब कितनी संतान पैदा हो, सभी के सभी कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट 18 नंबर परिभाषा की, F2 पीढ़ी। 18 नंबर परिभाषा है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी की चर्चा करते हैं। F2 पीढ़ी क्या होती है, देखिए, प्रथम पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए थे, उन प्रथम पीढ़ी के पौधों का आपस में संकरण करवा दें, तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे द्वितीय पीढ़ी या फिर F2 पीढ़ी। समझना, F1 पीढ़ी के पौधों का, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण करवाने पर प्राप्त, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण करवाने पर प्राप्त पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जनकों की अगर हम आपस में क्रिया करवाएंगे, जनकों का आपस में संकरण करवाएंगे जनक का, तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। फिर मैंने क्या बताया कि अगर हम F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में संकरण करवा दें, तो जो हमें पीढ़ी प्राप्त होगी उसको हम क्या बोल देंगे, F2 पीढ़ी बोल देंगे। जैसे समझना, ये दो पौधे थे, ठीक है, ये दोनों थे जनक, ये क्या थे, जनक थे। इनसे हमें कौन सी संतान प्राप्त हो गई, ये संतान, और एक ये संतान पैदा हो गई। ये तो कौन सी पीढ़ी हो गई, ये तो पहली पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। फिर मैंने क्या बताया है कि F2 पीढ़ी के बारे में मैंने बताया कि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण करवाने पर, तो F1 पीढ़ी के पौधे तो ये थे, इनका मैंने आपस में संकरण करवा दिया और इनसे मेरे को ये प्राप्त हो गया, ये पौधा प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये पौधा कौन सी पीढ़ी का है, ये पौधा F2 पीढ़ी का है। तो ये जनक पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी। और अगर F3 पीढ़ी की बात करते हैं, तो इनका आपस में क्या करवा देंगे, संकरण, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, F3 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपको पता भी होगी और आपको याद भी होगी, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आप इन तीनों परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं 19 नंबर परिभाषा की। 19 नंबर परिभाषा की चर्चा करते हैं, और 19 नंबर परिभाषा है एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात क्या होता है, एक संकर अनुपात वो समझना है। देखिए, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। 19 नंबर परिभाषा में पढ़नी है एक संकर अनुपात की। किसकी, एक संकर अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यहां पर बात एक संकर की हुई है। किसकी हुई है, एक संकर की। एक संकर का मतलब जब एक संकरण से, जब एक संकरण से हमें क्या प्राप्त हो जाए, कोई अनुपात प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक संकर अनुपात बोल देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एक संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, एक संकर अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, एक संकर अनुपात कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एक संकरण क्या होता है, ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी, अगर आपको याद है तो। मैंने बताया था कि यदि हम क्या करें, किसी एक लक्षण का अध्ययन करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक संकरण बोलते हैं। द्विसंकर किसको बोलते हैं, जब हम दो लक्षणों का अध्ययन करें तो उसको द्विसंकर बोलते हैं। तीन लक्षणों का अध्ययन करने पर क्या बोलते हैं, त्रिसंकर बोलते हैं। बताया था ना मैंने। तो अगर एक संकरण से हमें क्या प्राप्त हो जाए, कोई अनुपात प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक संकर अनुपात बोल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी को पता है। और जो लास्ट परिभाषा है वो है हमारी द्विसंकर अनुपात। ये हमारी आज मतलब
इस चैप्टर की लास्ट परिभाषा है। वैसे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं चैप्टर के बारे में, इसके अभी मेंडल के नियम पढ़ने हैं, है ना, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे वो भी पढ़ने, लेकिन ये परिभाषाएं जो थी ना वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी। तो द्विसंकर अनुपात की अगर चर्चा करते हैं तो द्विसंकर अनुपात क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात, द्विसंकर संकरण से, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है, द्विसंकर अनुपात कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भी द्विसंकर का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं, दो लक्षणों का अध्ययन करने पर जो हमें अनुपात प्राप्त होगा उसको हम क्या बोल देंगे, द्विसंकर अनुपात बोल देंगे। और उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं क्या है इससे आगे हमें और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। और देखिए तो मैं आपको बता दूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया इस चैप्टर के अंदर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए मैंने आपका ये शायद तीसरा पार्ट है, ये शायद तीसरा पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, 3 नंबर चैप्टर का। समझना इस बात को, मतलब सबसे पहले मैंने आपको आनुवंशिकी से स्टार्ट करवाया था। आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में बताया था, आनुवंशिक लक्षण। फिर वंशागति क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, वंशागति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा पहला जो पार्ट था वो इसी में खत्म हो गया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था मेंडल क्या है, मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल का जीवन परिचय और उसकी सफलता के कारण, उसकी सफलता के कारण ये बताया था शायद मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी लक्षण लिए थे, कौन सा पौधा लिया था, पौधा वही क्यों लिया वो बताई थी मैंने आपको, है ना। फिर मैंने आपको परिभाषा स्टार्ट करवाई थी। परिभाषा मैंने आपको कितनी बताई है, 20 परिभाषा बताई है। कितनी परिभाषा बताई हैं, 20 परिभाषा। तो उम्मीद कर सकता हूं जितना मैंने आपको यहां तक करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जैसे आपकी बुक में दे रखा है ना 10th क्लास की बुक में, वैसे के वैसे मैं आपको करवा रहा हूं क्रम से। ये नहीं कि कोई टॉपिक आगे करवा दे कोई पीछे, नहीं, आपकी बुक में जैसे है वैसा का वैसा मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा इससे आगे में क्या पढ़ना है, इससे आगे में पढ़ना है मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग। और मेंडल के कितने प्रयोग हैं, मेंडल के 3 प्रयोग हैं। कितने प्रयोग हैं, 3 प्रयोग। तो इन्हीं 3 प्रयोगों के बारे में अगले मतलब आगे पढ़ना है हमें, 3 प्रयोगों के बारे में, इन्हीं तीनों प्रयोगों के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने देखो 3 चैप्टर मेरे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 1-2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद ये तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर जो था ना वो बड़ा तो दूसरा ही था, दूसरे में थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद अब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। एक चैप्टर हमारा 9 नंबर जो चैप्टर आएगा ना, 9 नंबर चैप्टर, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लग सकता है और ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। या फिर 7 नंबर चैप्टर में आपको टाइम लग सकता है, 7 या 8 नंबर चैप्टर में, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं आपको साइंस पूरी करवाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेना है आपको कि क्या पता पूरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरी करवाऊंगा क्योंकि मेरा काम यही है पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का। ठीक है, मैं कोई ऑफलाइन तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो बस आप अच्छे से पढ़ो, साथ साथ में आप नोट्स बनाओ। मैं आपको बार बार बोलता हूं आपके पास मौका है, इस मौके को जाने मत दो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। और जब अगर आप 10th क्लास में नहीं संभलोगे तो आपकी आगे की जो जिंदगी है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप 10th क्लास में ऐसे ही निकल जाते हो, ऐसे ही मतलब अपना टाइम खराब कर देते हो, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और ये जिंदगी भी दोबारा नहीं आएगी और आपकी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो हमारे आगे के भविष्य की नींव होती है, आगे के भविष्य की नींव होती है। जैसे एक मकान होता है, एक मकान, वो मकान है, मान लो ये एक मकान है, ये मकान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इसकी दीवार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो नींव है ना वो नींव इसकी मजबूत नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे, ये मकान क्या नहीं होगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। थोड़ी दिन खड़ा रह पाएगा, उसके बाद ये क्या है, डिसमिस है। लेकिन अगर इसकी नींव क्या होती, मजबूत होती, तो शायद ये खड़ा रहता। तो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 10th क्लास आपकी नींव है, 10th क्लास आपकी नींव है। 10th क्लास से ही आपके भविष्य का पता चलता है। कैसे भविष्य का पता कैसे चलेगा, आप ये भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो, सर आपको क्या पता चला कि भी 10th क्लास ही भविष्य है हमारा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10th क्लास से 10th क्लास में अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो 10th क्लास के आधार पर आपको क्या करना है, चूज करना है। क्या चूज करना है, आपको चूज करना है
कि आप मतलब आगे आप 11th में 12th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, कौन सा सब्जेक्ट लोगे, ये आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर। अगर आप 10th में पढ़ोगे तो आपका सब्जेक्ट आप अच्छे से चुन सकते हो। अब अगर आप 10th की बात करें तो 10th के आधार पर ही क्या होता है, सभी सब्जेक्ट का चयन होता है भी मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। अगर आपके नंबर आए हैं 80 से ऊपर, 80 से 90 के बीच में, या फिर 75 से 90 के बीच में, 75% से 90% के बीच में अगर आपके नंबर आए हैं तो आप 12th में क्या लोगे, 11th में क्या लोगे, साइंस या मैथ लोगे, या तो बायोलॉजी लोगे या फिर मैथ लोगे, यही तो लोगे, साइंस मैथ है ना, मैथ या फिर बायोलॉजी लोगे, बिल्कुल लोगे। अगर आप ये लोगे तो कोई तो इसमें से डॉक्टर बनेगा, कोई इसमें डॉक्टर बनेगा। मैथ वाले की अगर बात करें तो कोई एयरफोर्स में लगेगा, एयरफोर्स में, कोई क्या करेगा, नेवी में लगेगा, कोई कहाँ लगेगा, नेवी में लगेगा, कोई कहाँ लगेगा, बैंक में लगेगा, है ना, कोई बैंक में लगेगा, कोई एनडीए में लगेगा, कोई क्या लगेगा, एनडीए में लगेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाते हैं, ये कुछ अलग रास्ते खुल जाते हैं, ये आपके पास अलग रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, अगर आपके यही नंबर आते, मतलब आपके नंबर आते 45 से 60% के बीच, अगर आपके 45 से 60% के बीच आते तो मैं ही आपको कह देता कि आपके बस की बात नहीं, आप साइंस मत लेना। आप कौन सा सब्जेक्ट लेते, आप सब्जेक्ट लेते आर्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट लोगे, आप आर्ट सब्जेक्ट लोगे, और आर्ट में आप आर्मी, बीएसएफ है ना, या फिर बीएसटीसी इस प्रकार से करोगे आप। ठीक है, तो आर्ट्स में कोई खराब नहीं है, आर्ट्स बहुत अच्छा, आर्ट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें आपके ये जो है ना, ये सपने आप कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। डॉक्टर का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, एनडीए का हो गया, इंजीनियर का हो गया, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी इस आर्ट्स वाले में नहीं शामिल होते हैं। लेकिन ये सभी के सभी किस में शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। आई बात समझ में? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके अंदर जाना है। अगर आपके 10th में नंबर आए तो आप 11th 12th में अच्छे पढ़ोगे, 11th 12th में अगर अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर तो आएंगे, अगर आपके 10th में अच्छे हैं तो 12th में आने हैं, क्योंकि आपको अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा, अच्छा टीचर मिलेंगे, तो आपको तो नंबर तो आने ही है। अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप टीचर भी लग सकते हो, है ना, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आप कहीं भी नहीं जाओगे तो भी अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे ना आप साइंस मैथ, तो आपको 50, 70, 80 हज़ार रुपये देंगे महीने के, 70-80 हज़ार रुपये महीने के देंगे, आपको किसी नौकरी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये चाहो कि भी मैं नौकरी नहीं लगना चाहता, मेरे को तो मेरा खुद का बिजनेस करना है, कर सकते हो, स्कूल कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, और खुद पढ़ाओगे तो आपको 70-70 हज़ार रुपये दे सकते हैं कोचिंग वाले। ठीक, आज का ज़माना बहुत अलग है, बदल चुका है। तो अब आपको डिसाइड करना है भी करना क्या है आपको, भी 10th में आपको ये नंबर लेके आने हैं या फिर ये नंबर लेके आने हैं। इसमें कुछ नहीं है, ना तो कोई मतलब स्कूल वाला रखेगा, ना कोई मतलब 5वीं क्लास तक पढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आप क्या उससे आगे आपको नहीं भेजेंगे, या ना आपको क्या करेंगे, मतलब कोई कोचिंग में रखेगा, ना पैसे कमा पाओगे, बस घर में आप ऐसे ही पड़े रहोगे, ना नौकरी मिलने वाली है। तो आपके ऊपर डिपेंड है अभी भी कि आप थोड़ा सा सोच लो इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो। टाइम आपके पास, अभी आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम, साइंस भी, मैथ भी, इंग्लिश, हिंदी भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस टाइम का सदुपयोग करो, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इस टाइम का सदुपयोग करो, अपने दोस्तों को जोड़ लो इस चैनल के ऊपर, क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। पूरा सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊंगा, साइंस तो करवाऊंगा, उसके साथ साथ और सब्जेक्ट भी आपके पूरे ही करवाएंगे हम। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, उनको भी जोड़ लो, वो भी अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू, बाय बाय।